हेलो मेरे फार्मा मैजिशियंस के साथ सब वेलकम बैक टू फार्मास्टिक वंस अगेन। तो आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे एम्स फार्मासिस्ट का फार्माकोलॉजी का मॉडर्न क्वेश्चन पेपर। उसके पहले अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है हमारा तो ज्वाइन हो जाइए फटाफट। वहां पर आपको क्वेश्चन डिस्कशन किए जाएंगे, फैक्ट्स डिस्कस किए जाएंगे और बहुत कुछ, ठीक है। सेकेंड चीज, अगर आप ये चैनल पे नए हैं या फिर ये चैनल पे लंबे समय से बने हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बेल आइकन भी दबा देना और द नोटिफिकेशन। आइए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो में बढ़ते हैं। वीडियो में बढ़ते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी, एकदम कवर करने का कोशिश करूंगा कि सारा टॉपिक आ जाए उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, यहाँ पर आप देखोगे कि आई लव आंसर दिख रहा है मुझे, मुझे आ रहा है ये। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। यहाँ पर आपको राइट आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी आ रहे हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आज मेरा फोकस है कि आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं। अपने को राइट आंसर रॉन्ग आंसर बाद में हम देखेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा एंटीबायोटिक है जो ओरली भैया नहीं दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट, ठीक है। ओरली मतलब नॉट, उसको पकड़ के रखो। मेरा पहला, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं जब भी एमसीक्यू सॉल्व करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करूँ। तो एक मुझे एलिमिनेशन दिख रहा है यहाँ पर, कोर्स फाइनल। भैया ये तो एक एंटी फंगल ड्रग है। कौन सा ड्रग है? एंटी फंगल। तो क्या ये एंटीबायोटिक में नहीं आता है? आता है, एंटीबायोटिक में हम इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मुझे पता चल रही है, थोड़ा इन तीनों से अलग है, ऑड मैन आउट है। ठीक है, तो वहां पर मैं इसको हटा सकता हूँ क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल आ जाता है। ये तीनों एंटी बैक्टीरियल है। जेंटामाइसिन, अमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सब एंटी बैक्टीरियल है। ये एंटी फंगल है। थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट करके इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। अब पहले बात तो आपको ये आना चाहिए, ये कौन से क्लास से है। तो इसका क्लास है, कौन से क्लास में पढ़ता है ये? तो ये पढ़ता है अमाइनो ग्लाइकोसाइड। ये सिलिन यानी कि पेनिसिलिन क्लास में है, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्विनोलोन्स में है, क्विनोलोन्स में, फ्लोरोक्विनोलोन्स, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। तो ये क्लास मुझे पता चल गया। अब सेकंड कॉन्सेप्ट, अब हम कॉन्सेप्ट मूव करेंगे कि ये जो ओरल एब्जॉर्प्शन का फंडा क्या है सर। ओरल, अगर मुझे कोई ड्रग देना है तो ओरली वो एब्जॉर्ब होना चाहिए ना। तो ओरल एब्जॉर्प्शन का फंडा क्या है? ये आपका मान लो, ये ऐसा जीआई ट्रैक्ट है। यहाँ पे एक गोली गई, हम बोलते हैं कि ये एब्जॉर्ब होती है ब्लड में, ठीक है। ब्लड में जाके ये एब्जॉर्ब होती है। और राइट, तो इसका एक क्राइटेरिया या फंडा क्या है? तो मैं बोलता हूँ सबसे पहले, जी हाँ, यही यही, कि वो नॉन पोलर इन नेचर होना चाहिए ताकि वो आराम से परमिएट हो जाए, हाँ, थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड देन डेफिनेटली वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा फंडा है। नॉन पोलर होना चाहिए मतलब कि अनआयनाइज होना चाहिए। जिसको नहीं समझ रहा है उसके लिए ये अलग एक टर्म है। नॉन पोलर यानी कि अनआयनाइज। तो भैया, अगर मैं अभी आपको बताऊं कि ये थोड़ा मुझे रफ करने दो, ठीक है, या मैं कर देता हूँ, ठीक है। अगर अभी मुझे कोई बताए कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड, नाम से क्या पता चल रहा है? अमाइनो यानी कि अमीन ग्रुप है, ठीक है। NH2 होगा तो ये कैसा नेचर का है? पोलार नेचर का है। और इसमें बहुत सारे, अगर आप केमिस्ट्री देखोगे तो वहां से आंसर क्रैक कर लोगे कि पोलार नेचर का है। परमिएट अच्छे से नहीं होगा अगर मैं ओरली दूंगा। तो दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है जेंटामाइसिन, विच इज नॉट गिवन ओरली। फिर यहाँ पर थोड़ा सा इसका एडवर्स रिएक्शन लिख लो, नहीं पता है तो। ऑटोटॉक्सिसिटी करा देता है, ऑटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। ये आप जान के रख लीजिए, अपने दिमाग में डाल लीजिए। क्या है ओरली, अगर कोई भी पूछा तो थोड़ा सा केमिस्ट्री में उसमें लिंक करूंगा। और मेरा कॉन्सेप्ट की ओरल एब्जॉर्प्शन के लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको आई होप सो ये चीजें समझ गई। आइए हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए, ओटोटॉक्सिसिटी एंड वन मोर जो है आपका नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी कि किडनी का, ठीक है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी ये मैं भूल गया, ठीक है। तो देखिए, ऑल अदर एंटीबायोटिक्स आर वेल एब्जॉर्ब, सो इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर एंड पुअरली एब्जॉर्ब। क्यों? रीजन मैंने आपको बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ द CYP3? अब CYP3 जो ये है भैया, जो भी लिखा है CYP3A4, ये जो है ये क्या है? ये एक एंजाइम है। क्या करता है? ये मेटाबॉलिज्म कराता है। पूरा इसका चिट्ठा पट्टा खोलो, उसका पूरा कुंडली निकालो। मेटाबॉलिज्म कहाँ कराता है? लीवर में कराता है सर। ये CYP का मतलब क्या होता है? साइटोक्रोम, ठीक है। 3 का मतलब क्या होता है? उसकी फैमिली। 4 मतलब सब फैमिली। ये सब नोमेनक्लेचर है, बात की बात है। चलो, ये एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हो गया। नाउ, मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, एज अ फार्माकोलॉजिस्ट आप क्या करोगे? क्या होता है, हम जो बॉडी है ये मेटाबोलाइज क्यों करती है ड्रग को? ताकि इसका टॉक्सिसिटी ना हो, यानी कि वो अल्टीमेटली बॉडी से बाहर चले जाए, एलिमिनेट हो जाए।
एडीएम ही हम पढ़ते हैं, तो मेटाबॉलिज्म के बाद एलिमिनेशन ही आता है ताकि वो बॉडी से बाहर चले जाए। तो मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाए और टॉक्सिसिटी जो है वो ना कराए। ये मेन फंडा है। अब मान लो आपने कोई ऐसा एक्स ड्रग खा लिया जो ये CYP3 एंजाइम को जाके इनहिबिट कर रहा है। अब क्या हुआ? भैया यही रिस्पॉन्सिबल था मेटाबॉलिज्म कराने के लिए। यही जो था रिस्पॉन्सिबल था मेटाबॉलिज्म कराने के लिए। अब मेरा कोई एक्स या एक्स ड्रग आ गया जो जाके इसको रोक रहा है। अब क्या होगा? जो ड्रग है वो मेटाबोलाइज नहीं होगा, जिसकी वजह से वो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में बहुत हाई हो जाएगा। क्या होगा? बहुत हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं अच्छे से क्लीन करके आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, कोई ऐसा ड्रग है जो ये एंजाइम को ब्लॉक कर रहा है, CYP3A4 एंजाइम को ब्लॉक कर रहा है, जिसकी वजह से ड्रग का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, कहाँ? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में यानी कि बॉडी में, विच विल अल्टीमेटली लीड्स टू टॉक्सिसिटी। तो अगर कोई भी ऐसा ड्रग है जो CYP3 या साइटोक्रोम एंजाइम का इनहिबिटर है, तो टॉक्सिसिटी उसकी बढ़ जाएगी, बिकॉज वो मेटाबोलाइज ही नहीं होता है। अब हम ऑप्शन देखेंगे, रिफाम्पिसिन, जी नहीं, ये तो मेरा एंजाइम इंड्यूसर है। तो अब बताइए कॉन्सेंट्रेशन में इसका क्या इफेक्ट होगा? अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। कीटोकोनाजोल, फिनोबार्बिटोल, देन कार्बामाजिपाइन, ये जो है तीनों, 1, 2 एंड 3, ये सारे जो है एंजाइम इंड्यूसर है, यानी कि ये और मेटाबॉलिज्म कराएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन कम होगा बॉडी में या तो प्लाज्मा में, और इसका ड्रग का इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। तो एफिकेसी यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाता है ऑफ द ड्रग। हालांकि अगर हम लोग बात करें एंजाइम इनहिबिटर, तो यहाँ पर राइट आंसर है कीटोकोनाजोल। इट इज अ स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर ऑफ CYP3/4 एंजाइम। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ये क्या होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ CYP3/4। तो अनदर जो कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन हो गया, देन ग्रेप फ्रूट जूस हो गया, ये सारे आपके इनहिबिटर्स हैं। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर हम लोग मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। एक और ये चित्रकला, सब मैंने एक्चुअली ये पहले ही बना के रखा था, बट यहाँ पर थोड़ा मैस हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, चलो। नाउ मूविंग ऑन द थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट कोलिनर्जिक अगोनिस्ट? ठीक है, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक अगोनिस्ट। तो सबसे पहले हमको समझना आना चाहिए कि भैया ये कोलिनर्जिक सिस्टम का है। कोलिनर्जिक सिस्टम का है तो एसिटाइल कोलिन होगा यहाँ पर, जिसको हम लोग ACH बोलते हैं। तो ये कैसे बनता है? एसिटाइल एसिटाइल प्लस कोलिन। और भी इसमें बाद में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, लेकिन मेन फंडा है एसिटाइल प्लस कोलिन। फिर क्या होता है? ये जाके अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड होता है। तो इसके रिसेप्टर है मस्कारिनिक एंड निकोटिनिक। तो इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, NN और NM। ये गैंग्लिया में होता है, गैंग्लियोनिक बोलते हैं। ये सब लिख लो। फिर ये मस्कुलर जॉइंट्स में होता है। ठीक है, इसके भी 5 प्रकार के होते हैं। सो टोटल 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज टाइम कम है हमारे पास ना। यहाँ पर पूछा कौन सा डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक अगोनिस्ट है, तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है पिलोकार्पिन। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? देखो, डायरेक्ट अगोनिस्ट यानी कि वो जाके रिसेप्टर पे बाइंड होगा और एसिटाइल कोलिन का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, तो इसमें है पिलोकार्पिन। अब इनडायरेक्ट जो है ये सारे हैं, नियोस्टिग्मिन हो गया, फाइजोस्टिग्मिन एंड एड्रोफोनिन। सर, इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है? देखिए, आपको एक एंजाइम पता होगा, उसका नाम है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, जो इसको ब्रेक डाउन करता है। जो हमारा एसिटाइल कोलिन है, इसको क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है? ब्रेक करता है। ठीक है, तो अगर मैंने ऐसा कोई ड्रग दे दिया जो कोलिन एस्टरेज को ही ब्लॉक कर रहा है, कोलिन एस्टरेज को ब्लॉक कर रहा है, तो फिर क्या होगा? इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। सो दिस ड्रग्स नियोस्टिग्मिन, फाइजोस्टिग्मिन एंड एडोफोनियम जो है ये कोलिन एस्टरेज को ब्लॉक करते हैं, जो इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो ऐसे कॉन्सेप्ट है, तो एक है जो डायरेक्ट मदद कर रहा है, एक जो है पर्दे के पीछे से मदद कर रहा है। वेरी सिंपल। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये सारे जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो जॉगरेन सिंड्रोम जो है यूज करते हैं इसको फॉर ड्राई माउथ। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट न्यूज स्टिंगिंग एंड आर इनडायरेक्ट। ठीक है, तो पिलोकार्पिन जो है जॉगरेन सिंड्रोम में यूज होता है, विच इज अ ड्राई माउथ कंडीशन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली एसोसिएटेड एडवर्स रिएक्शन विद द हेलिपेरिडोल? तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। ठीक है, क्या होगा? हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। ओके, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है,
होता है, तो होता है। रीजन एक है कि भैया ये डोपामिन रिसेप्टर पे भी काम होता है इसका, तो इसके लिए थोड़ा सा हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, यानी कि जो फीमेल के ब्रेस्ट है उसमें से मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, मिल्क प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बाकी आपको पता है हेपेटोटॉक्सिसी नेफ्रोटॉक्सिसिटी क्या होती है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन दी वेरी सिंपल क्वेश्चन, सबको आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। तो पोटेशियम स्पेयरिंग मतलब कि क्या है, जो पोटेशियम को स्पेयर कर रहा है यानी कि बचा रहा है। हम बोलते हैं ना, डू यू हैव एनी स्पेयर पेन, डू यू हैव एनी स्पेयर बुक्स। तो स्पेयर मतलब कि बचाना, यानी रहना, ठीक है, बचाना, ठीक है। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स कौन सा है, तो जी हाँ, राइट आंसर आपका, सबने अच्छे से गेस किया क्या, आंसर लगाया हुआ है स्पाइरेनोलैक्टोन, जो है ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर जो है उसको जाके ये एंटागोनाइज करता है, जिसकी वजह से पोटेशियम जो है वो बढ़ जाता है और एक्सक्रीशन होता है सोडियम का, ठीक है। यहाँ पर एक चीज हमको मॉनिटर करनी पड़ेगी, उसका पोटेशियम लेवल, क्योंकि ये पोटेशियम को जो है रोक के रख रहा है, तो ज्यादा पोटेशियम बढ़नी नहीं चाहिए बॉडी में, वरना हाइपर कैलिएमिया हो जाएगा, ठीक है। ये सारे आपको याद रखना पड़ेंगे पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इनहिबिट द थायमिन डायलेट सिंथेस। सो यहाँ पर राइट आंसर देने वाला है 5-फ्लोरोयूरासिल। ये क्या करता है, इट इनहिबिट्स द एंजाइम थायमिन डायलेट सिंथेस, विच इज in turn blocks the synthesis of DTMP, that is thymidine monophosphate, which is responsible for the DNA synthesis। थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। अगर इसको मैं समझाना चाहूँ तो एक DTMP कंपाउंड बनता है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है DNA बनाने में, ठीक है। अब मान लो किसी बंदे को कैंसर हुआ है, तो कैंसर मतलब क्या, सेल जो है वो बहुत फास्ट तरीके से ग्रो हो रहा है, सेल को बड़ा करने के लिए DNA भी जरूरत है। तो अगर मैं कोई कैंसर सेल का DNA प्रोडक्शन ही रोक दूँ तो क्या होगा, वो सेल मरने लगेगा, यानी कि कैंसर कम होगा। यही है जो जो 5-फ्लोरोयूरासिल है, वो क्या करता है, थायमिडाइलेज सिंथेस को रोकता है, यानी कि ये बनने से रोकता है, जो अल्टीमेटली DNA को बनने से रोक देता है। वेरी सिंपल, वही बात है। तो इट इज कॉमनली यूजिंग कोलोरेक्टल, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह वगैरह। चलो ना, मीथोट्रेक्सेट जो है वो डाइहाइड्रोफोलेट को रोकता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द रैडमैन सिंड्रोम। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, जो कि है वेंकोमाइसिन। क्यों होता है सर, देखिए एक थोड़ा सा रीजन जानो। वेंकोमाइसिन को अगर हम लोग बहुत फास्ट डोज में दे या इन्फ्यूजन में दे, तो क्या करता है, ये हिस्टामिन जो है रिलीज कराता है, हिस्टामिन, ठीक है। जैसे हम, कोई हमें मच्छर काटता है, कोई कीड़ा काटता है, तो यहाँ पर लाल हो जाता है, ऐसे ही तो हिस्टामिन रिलीज होने से वो होता है, ठीक है, जो वो क्या करता है, ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से स्किन जो हमारा है वो रेड दिखने लगता है। तो वेंकोमाइसिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो अगर हम लोग रैपिड इन्फ्यूजन में देंगे तो वो हिस्टामिन के रिलीज को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से जो पूरी बॉडी है वो रेड हो जाती है। इसकी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं रेड मैन सिंड्रोम। वेरी सिंपल, ठीक है। तो हम लोग इसको बचाने के लिए ये चीज़ों को हम एंटी हिस्टामिन दे सकते हैं, ठीक है। B2 बीटा 2 एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट आता है, मैंने यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, वेरी सिंपल यहाँ पर है, ठीक है। कौन सा है ये ऑप्शन आप ढूंढिए। एक है आपका हाइपरटेंशन, अस्थमा, अरिथमिया, डिप्रेशन, कौन सा है, तो राइट आंसर है अस्थमा। अस्थमा जो है इसमें हम लोग यूज करते हैं बीटा 2 एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट, जैसे कि साल ब्यूटामॉल, वेरी कॉमन ड्रग, ठीक है। तो इसमें भी एक कैटेगरी होती है, देखिए ये कैसे करता है, इट एक्टिवेट्स दी ये CAMP, दैट इज एडिनाइलिन साइक्लेस को एक्टिवेट कर रहा है, जिसकी वजह से स्मूथ मसल रिलैक्स होता है। क्या होता है अस्थमा में, एक फिजियोलॉजी समझ लो, कुछ एक ऐसा है और एक ऐसा है, ठीक है, ऐसा। ये आपका ब्राउनकस है, यानी कि आपकी नली जो है। तो ये जो बीटा 2 है, ये क्या करेगा, इसको, जो ये अस्थमा के पेशेंट में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको ऐसा ये खोल देगा, जिसकी वजह से सांस लेने में परेशानी नहीं होगी। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो इसमें शॉर्ट एक्टिंग जो है वो है हमारा सैल्बुटामॉल, लॉन्ग एक्टिंग है सैल्मेट्रॉल। तो इसके बहुत सारे ट्रिक्स आते हैं याद करने के, अगर आपको चाहिए मैं बता दूंगा, ठीक है। हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। विच ड्रग्स रिक्वायर आयनर मॉनिटरिंग। तो क्या होता है, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिसका नैरो थेरापेटिक विंडो होता है। मतलब क्या होता है, एक होता है MEC, एक होता है MSC, मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन एंड मिनिमम एफिकेसी कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये दोनों के बीच में अगर आपका ड्रग रहेगा तो वो टॉक्सिसिटी नहीं कराएगा। तो मान लो ये एक रेंज है जिसको हम लोग बोलते हैं थेरापेटिक विंडो, ये एक रेंज है ये दोनों का, ठीक है। अगर इसके ऊपर गया तो ड्रग जो है वो टॉक्सिसिटी करेगा, ठीक है। अगर इसके नीचे रहा तो क्या करेगा, एफिकेसी उसका नहीं रहेगा, एफिकेसी
नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमको मेंटेन करना पड़ता है। तो ऐसा कौन सा ड्रग है जिसका नैरो होता है, यानी कि इतना सही रेंज है उसका, अगर इससे ज्यादा दिया तो टॉक्सिक, इससे कम दिया तो एफिकेसी नहीं आएगा। तो उसका राइट आंसर होने वाला है वारफेरिन। वो एक ऐसा ड्रग है जिसका आईएनआर मॉनिटरिंग करना पड़ता है, जिसको हम लोग थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो है थेरेपेटिक विंडो कम होता है। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द एंटी डिप्रेसेंट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल डिसफंक्शन? ट्रिप्टेलिन, फ्लोक्सिटीन, ट्रिप्टोफैन एंड मिडाजोपिन। तो राइट आंसर है फ्लोक्सिटीन, क्योंकि ये जो है, ये सेरोटोनिन, जो है सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा ये जो हमारा सेक्सुअल लाइफ होता है उसमें ये हिंड्रेंस करता है। ठीक है, ये सारे जो है इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके लिए मैं भगा रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, फिर मेरे को ये रेक्टाइल इन्फेक्शन वगैरह वगैरह। चलो, इन पेशेंट विद रीनल फेलियर विच ड्रग डज नॉट रिक्वायर डोज एडजस्टमेंट? कौन सा ऐसा ड्रग है जिसमें डोज एडजस्टमेंट नहीं लगता है? तो ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ड्रग किडनी से एलिमिनेट हो रहा है, कौन सा ड्रग किडनी से एलिमिनेट हो रहा है, और कौन सा ड्रग जो है वो लीवर से एलिमिनेट हो रहा है या फिर बाइल से। ठीक है, वैसे लीवर नहीं आना चाहिए, बाइल। ठीक है, तो किडनी से एलिमिनेट होगा तो मुझे उसका डोज एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो बंदा रीनल फेलियर में, मतलब एक ड्रग है जो किडनी से एलिमिनेट हो रहा है, तो वो बंदे को अगर मैं दवा दे रहा हूँ और उसको रीनल फेलियर है यानी कि किडनी फेलियर है, तो दिक्कत की बात है ना। तो वहां पर मुझे डोज थोड़ा एडजस्ट करके देना पड़ेगा। तो इनमें से जो है सारे जो ड्रग है वो किडनी से एलिमिनेट होते हैं, जेंटामाइसिन हो, लिटोक्सिन या लिसिनोप्रिल हो। बस एक लौता ड्रग है सेफ्ट्राइक्सोजोल, जो बाइल से सेक्रिएट होता है, यानी बाइल से एलिमिनेट होता है। तो यहाँ पर मुझे नॉट रिक्वायर्ड ऑफ द डोज एडजस्टमेंट, राइट आंसर सेफ्ट्राइक्सोजोल। ठीक है, विच एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इज एंजाइम इंड्यूसर? सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर राइट आंसर है फेनिटोइन। ये सब के भी मैं एक याद है करने के लिए एक निमोनिक्स बनाया हूँ, जो सारे ड्रग जो इनिबिटर है, इंड्यूसर है। अगर आपको चाहिए रहेंगे यू कैन डेफिनेटली टेल मी। तो यहाँ पर फेनिटोइन राइट आंसर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोपामिन प्रीकर्सर यूज इन पार्किंसन? तो नाम देख के, ऑप्शन देख के आप बोल दोगे सर लीवोडोपा ही है जो राइट आंसर होने वाला है, लेकिन क्यों भैया? देखिए, पार्किंसन एक ऐसा डिसीज है जहाँ पर डोपामीन का लेवल जो है वो कम हुआ है। ठीक है, अब नॉर्मल आदमी बोलेगा कि सर डोपामीन का लेवल बढ़ा दो, वेरी गुड। लेकिन क्या होता है ना भैया, दिक्कत यह है कि डोपामीन जो है ये बी दैट इज ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाता। अब सब टेंशन में आगे क्या करें, पेशेंट मेरा बीमार है, ये रहा एक पेशेंट, ये रहा एक पेशेंट, ये मेरा बीमार है, इसको ठीक करना है, मैं क्या करूँ? तो सब बोले अच्छा एक काम कर रहे हैं, हम लोग प्रीकर्सर बनाते हैं। प्रीकर्सर यानी कि उसके पहले वाला स्टेप। ठीक है, सबने बोला चलो हम लीवोडोपा बनाते हैं। तो लीवोडोपा बनाया, जो डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज से मेटाबोलाइज होके डोपामीन बनाता है। ये सारी चीजें लिख लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डोपामीन बनता है, डोपामीन लेवल बढ़ा देगा। लेकिन ये तो हमने रैशनली ये सोचा, लेकिन क्या हुआ, जो लीवोडोपा था, ठीक है, ये जो है ये एक सेंट्रल एंजाइम है, सेंट्रल एंजाइम है, और पेरिफेरल भी है। मतलब क्या, कि ये ब्रेन में भी होगा और अदर ऑर्गन्स में भी होगा अदर देन ब्रेन। तो जब हम लोग लियोडोपा लेते थे ना, ये पहले ही थोड़ा मेटाबोलाइज हो जाता था डोपामीन में। ठीक है, ब्रेन में जाने से पहले। क्यों? बिकॉज ऑफ दी पेरिफेरल डोपामीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। फिर उसकी वजह से क्या होता था, पोस्चुरल हाइपोटेंशन होता था, हाइपोटेंशन भी बोल सकते हो, हाइपरटेंशन होता था। फिर बोले भैया क्या करें, अब तो ये पेरिफेरल वाला उसको काट दे रहा है, तो वो पहले ही डोपामिन बन जा रहा है। डोपामिन क्या करता है, वैसो डायलेशन करता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। तो सबने बोला चलो एक ऐसा हम लोग दवा बनाएंगे जो इसको इनिबिट करेगा, पेरिफेरल डोपामिन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो इसके लिए हम आपने एक ये देखा होगा कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन देखा होगा, लियो डोपामीन प्लस कार्बिडोपा। ठीक है, ये आपने देखा हो, या लियोडोपामीन डोपा, सॉरी लियोडोपा प्लस बेंजराइजाइड। ठीक है, तो ये क्या करता है कि लिवोडोपा और कार्बिडोपा मिक्स होके अच्छे से डोपामिन के लेवल को बढ़ाते हैं। ये एक है पेरिफेरल डोपामिन डिकार्बोक्सिलेज को ब्लॉक करता है कार्बिडोपा। ठीक है, सो दिस वाज अ कॉन्सेप्ट। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ये आई होप सबको समझ में आ रहा है। Okay, so paclitaxel acts by inhibiting DNA synthesis, preventing spinal disassembly, inhibiting topoisomerase 2, inducing DNA alkylation। तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है प्रिवेंटिंग दी स्पाइनल डिसअसेंबली। तो क्या होता है, पैक्लिटैक्सेल इज एन एंटी कैंसर ड्रग। तो जब डीएनए सिंथेसिस होता है, जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, वहां पर बहुत सारे फेजेस होते हैं। तो ये क्या करता है, ये एम फेज को
ब्लॉक करता है, जहाँ पर एक स्पिंडल फॉर्मेशन होता है उसकी, तो उसको ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। ओके, श्योर। यूज इन ब्रेस्ट एंड द ओवेरियन कैंसर। लास्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आया, विच इज द एंटीडोट फॉर द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ठीक है, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए कौन सा एंटीडोट दिया जाता है? फ्लूमाजेलिन नहीं, ये तो भैया यूज होता है किसके लिए, सोचो सोचो। नलोक्सिलिन क्यों होता है, ये यूज करो। प्रोटामिन सल्फेट किसके लिए होता है, ये सारे आपको याद होना चाहिए। एक मैं बता देता हूँ, फ्लूमाजेलिन कहाँ यूज होता है? बेंजो, हाँ बेंजोडाइजेपिन के केस में, इट इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ द बेंजोडाइजेपिन, ठीक है, तो यहाँ पर यूज होता है। नलोक्सोन का, चलो बता देता हूँ, ऑपियोइड यानी मॉर्फिन। प्रोटामिन सल्फेट का, सोचो सोचो, क्या है, सोचो, हिपैरिन। एट्रोपिन एंड प्रालिडोक्साइन क्या होता है, ये जाके देखिए। एट्रोपिन जो है एक मस्कैरिनिक ब्लॉकर है। अब मस्कैरिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर है, तो ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। और प्रालिडोक्साइन जो है ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को क्या करता है, रीजेनरेट करता है, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग जब होता है, तो वो क्या करता है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से कोलिनर्जिक क्राइसिस आता है, यानी कि जो एसिटाइल कोलिन है वो बढ़ जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से बहुत सारे इफेक्ट आते हैं, जैसे कि हाइपोटेंशन, मायोसिस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अट्रोपिन क्या करेगा, मस्करिनिक को ब्लॉक करेगा, और क्लोरिडोक्साइन जो है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज को ब्लॉक करेगा, विच विल अल्टीमेटली प्रिवेंट दी ऑर्गेनोफॉस्फेट का पॉइजनिंग, ठीक है। आई होप सो ये आपको समझ में आया। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स क्या करते हैं, सिंपल, एसिटाइल कोलिन को बढ़ाते हैं, उसका पॉइजनिंग हो जाएगा, तो हम लोग एट्रोपिन एंड क्लोरिडोक्साइन जो है एज अ कॉम्बिनेशन देंगे, ठीक है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया रहेगा, या थोड़ा सा मैंने फास्ट किया रहेगा, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट है मेरे लिए, ठीक है। आई होप सो आपको ये वीडियो समझा। अगर समझा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।